हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक स्टूडेंट में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम दोस्तों चर्चा करेंगे बीए थर्ड ईयर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका भूगोल से सब्जेक्ट पेपर है, उनका सुदूर पूर्व एशिया से बिलोंग करते हैं। उनके लिए आज की इस क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा और इस वीडियो से आपको कुछ रिलीफ भी महसूस होगा क्योंकि पेपर नज़दीक है और अच्छे से आपको तैयारी करना है। तो आपको वीडियो में आपको सारे प्रश्न अपडेट कराते रहते हैं और कुछ प्रश्न मैंने आपको मॉडल पेपर पहले सॉल्व करा के रखा है और जितने भी आपको प्रश्न नहीं बताया था वो आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे और आने वाले 2-3 वीडियो में आपको एक मॉडल पेपर भी सॉल्व करा देंगे जिससे कि आपके पेपर में थोड़ा रिलीफ होगा। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंदर क्योंकि आज की क्लास में बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ पढ़ना है। तो इसी के साथ दोस्तों अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लस बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे और एक दूसरे तक वीडियो को शेयर करते रहिए। तो चलिए से दोस्तों चलते हैं आज की क्लास की तरफ। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपका प्रश्न दिया जाएगा। इसमें रहेगा आपका दक्षिण पूर्व एशिया को जलवायु प्रदेशों में बांटिए, यानी कि जो दक्षिण पूर्व एशिया का है उसके जलवायु प्रदेश के बारे में लिखिए और इनकी जलवायु की दशाओं को संक्षिप्त वर्णन करें कि ये आपको इसमें जलवायु प्रदेश के में आपको लिखना है कि इसके कौन कौन से जलवायु प्रदेश हैं और इनकी जलवायु की दशा क्या क्या है, वो चीज़ें यहाँ पे आपको लिखना है। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको अगर देखा जाए तो बार बार आपके पेपर में किसी न किसी तरीके से पूछा जाता है, चाहे आप सेक्शन ए में ले लीजिए, चाहे सेक्शन बी में और चाहे सेक्शन सी में। तो इसी के अंतर्गत मैं आपको सेक्शन सी का वीडियो मैं बता रहा हूँ। सेक्शन सी में आपको ये प्रश्न अपडेट करा देता हूँ जिससे कि सेक्शन बी और सेक्शन ए दोनों आप लोग कंप्रोमाइज़ करके लिख सकें। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम है नहीं पेपर को तैयार करने में और आप लोगों को बस थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन चाहिए जो आपके पेपर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो, वही मैं आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आंसर में आपको लिखना होता है कि दक्षिण पूर्वी एशिया का जो अधिकांश भाग है उसको हम उष्णकटिबंधीय स्थिति में है। क्या है उसमें जो दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो कुछ भाग है वो उष्णकटिबंध में आता है। जैसे म्यांमार हो गया, आपका वियतनाम हो गया, लाओस के उत्तरी भागों में ये आपकी यानी कि शीतोष्ण जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों में जैसे आपका आता है मालवा हो गया, मलाया प्रदेश हो गया, इंडोनेशिया प्रदेश हो गए, ये आपके भूमध्य रेखीय प्रकार की जलवायु में जाती हैं। ये किस प्रकार के प्रदेश में आते हैं? जो मलाया और इंडोनेशिया है ये भूमध्य रेखीय प्रकार में आपकी जलवायु आ जाती हैं। फिर आपका आता है जबकि इसमें आपका दक्षिण पूर्वी एशिया के जो मुख्य स्थल हैं उसमें आपका आ जाते हैं जो फिलीपींस के द्वीप समूह हो गए, ताइवान में मानसूनी जलवायु स्थिति मिलती है। तो ये आपके दक्षिण पूर्व एशिया के जो जलवायु प्रदेश हैं वो आपको यहाँ पे डिवाइडेशन है। फिर आपका आता है इस प्रकार दक्षिण पूर्वी एशिया के जो जलवायु के अनुसार दो बृहद क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? फर्स्ट नंबर है आपका भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश और दूसरा आता है आपका यानी कि सेकेंड नंबर मानसूनी जलवायु प्रदेश। तो ये दोनों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़े जलवायु प्रदेश माने गए हैं। अब आपका आता है फर्स्ट नंबर कि विषुवत रेखीय प्रदेश जो आपके आते हैं भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत। अब विषुवत रेखीय में कौन कौन से प्रदेश आते हैं ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। इसमें आपका आता है कि विषुवत रेखीय जलवायु में जो हिंद एशिया आपका आ गया, मलेशिया, सिंगापुर एवं प्रायद्वीप थाईलैंड में पाई जाती हैं। ये कहाँ आपके आते हैं? प्रायद्वीप थाईलैंड में कौन कौन से देश आते हैं आपके? हिंद एशिया, मलेशिया और सिंगापुर। सभी भाग यहाँ समुद्री से बहुत निकट एवं द्वीपीय स्थिति में है, अतः यहाँ का मौसम जो है वो विशेष रूप से समुद्री प्रभाव में रहता है। दोपहर के बाद एकाएक यहाँ पे बदलाव देखा जाता है। दोपहर के बाद क्या होता है? विषुवत रेखीय प्रदेश में बदलाव देखा जाता है। अब इसका तापमान क्या होता है? विषुवत रेखीय में जो जलवायु सबसे उल्लेखनीय विशेषता है, यहाँ पर जो वार्षिक तापांतर की तुलना में दैनिक तापांतर अधिक होता है। जो वार्षिक तापांतर होता है उसकी तुलना यहाँ पे क्या होती है? दैनिक तापांतर होता है। अधिकांश भागों में 22 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, जिसे कुछ भागों में 22 से 27 डिग्री और सिर्फ ऊंचे भाग में ही शीतल है। जैसे कालीमंतान के पर्वतीय भागों में 12 डिग्री सेल्सियस, जावा और समात्रा में ऊंचे भागों में 15 से 18 डिग्री सेल्सियस
एवं आसपास तापमान रहता है। और सभी स्थानों पर वार्षिक तापांतर जो तटीय भाग हैं वो 5 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, जबकि दैनिक तापांतर में 10 डिग्री सेल्सियस से भी कुछ अधिक रहता है। अतः यहाँ का जो प्रातःकाल मौसम होता है वो खुला, स्वच्छ एवं सुहावना रहता है और वर्ष भर तापमान एक क्रम में चलता रहता है। तो ये आपका आता है विषुवत-रेखीय का तापमान। जो विषुवत-रेखीय प्रदेश का तापमान होता है वो इस प्रकार का होता है। उसके बाद फिर आता है वायुभार एवं पौने। अब जैसे वायुभार क्या होती हैं और पौने क्या कौन सी हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। जैसे आपका आता है विषुवत-रेखीय प्रदेश वर्ष भर में निम्न भार वाले क्षेत्र है। यहाँ पर आपको पौने प्रायः शांत रहती हैं। जो हवा होती हैं वो क्या होती है, शांत रहते हैं। पवनों की जो क्षैतिज गति है, यहाँ लंबवत गति विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्ष भर क्या होती है, सर्वत्र प्रायः समान दबाव जो होता है 1000 से 1010 के मध्य रहने से वायुदाब में अंतर प्रायः क्या होता है, नागन्य यानी कि ना के बराबर होता है। प्रातःकाल अवश्य शीतल मंद समीर चलती है और निरंतर ऊंचे तापमान रहने से पवनों में जो संवहन होता है वह ऊपर की ओर क्या होती है, गतिशील रहती है। यानी कि जो वहाँ की हवा होती है वो 1000 से 1010 के मध्य होती है। और जो इसके जो वायुदाब है वो क्या होता है, जो वायुदाब का अंतर होता है वो क्या होता है, ना के बराबर होता है, यानी कि एक समान चलती है वो। उसके बाद फिर आपका आता है और वह ऊपर की ओर गतिशील रहती हैं। और विषुवत रेखीय प्रदेशों में सीमांत प्रदेश में जो सामान्य वर्गीय होते हैं वो पवनों के प्रभाव के क्षेत्र में आ जाने से यहाँ पर पूर्वी तट पर वर्ष भर उत्तरी समान मार्गी में पवनें उत्तरी गोलार्ध में चलती है। यानी कि अगर हम बात करें तो जो प्रदेश के जो सीमांत प्रदेश होते हैं उसमें क्या होता है कि सन्मार्गी पवन होते हैं, और वो क्या होता है कि प्रभाव वाले क्षेत्र में आ जाने से जो उनकी पूर्वी तट की ओर वर्ष भर क्या होती हैं, उत्तर पूर्वी सन्मार्गी पवनें उत्तर गोलार्ध में चलती हैं। जो उत्तरी गोलार्ध की होती हैं वो क्या होती है, वो एक सन्मार्ग में चलती रहती हैं। और दक्षिणी गोलार्ध की जो द्वीप इन पवनों में से क्या होती हैं, अप्रभावित हो जाती हैं। यानी कि जो उत्तरी गोलार्ध की होती हैं वो तो सही अपना कार्य करती हैं, बट जो दक्षिणी पवन हो जाते हैं वो क्या करते हैं, उस पर प्रभावित कर देती हैं। और क्योंकि तापीय विषुवत रेखा वास्तव में 5 डिग्री सेल्सियस दक्षिण अक्षांश के निकट स्थित होता है। उसके बाद आपका आता है वर्षा। फिर आता है यानी कि विषुवत रेखीय दक्षिण पूर्व एशिया में वर्ष भर प्रायः प्रतिदिन मध्याह्न बाद गर्जन व तड़ित के साथ जोरों से वर्षा होती है। ऐसा कोई सप्ताह नहीं होता है जबकि वर्षा नहीं हो। यहाँ पर वर्ष भर क्या होता है कि वर्षा वाले दिनों की संख्या जो है वो 240 से अधिक रहती है, और जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वो 200 सेंटीमीटर से होती है। किंतु पर्वतीय ढालों एवं अनुकूल स्थलों पर जैसे सुमात्रा के पडांग क्षेत्र में 500 सेंटीमीटर और सरावक एवं उत्तरी बोर्निया में 300 सेंटीमीटर से होती है, जबकि दक्षिणी मलाया एवं आंतरिक भागों में आपको 150 सेंटीमीटर और हिंदेशिया के जो कलिमांतान के पूर्वी भाग में आपके होते हैं वो उत्तरी पश्चिमी सुमात्रा के अंतर्देशीय भागों में कम वर्षा होती हैं। और तिमोर द्वीप में 100 यानी कि 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो ये आपके आ जाते हैं वर्षा यानी कि जो विषुवत रेखीय प्रदेश होते हैं उसमें किस प्रकार की वर्षा होती हैं। उसके बाद फिर सेकेंड नंबर आपका आता है उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रदेश, जो उष्णकटिबंधीय के अंतर्गत आते हैं। अब इसके अंतर्गत आपको मिलते हैं बर्मा प्रदेश हो गए, थाईलैंड हो गए, लाओस हो गए, कंबोडिया देश, वियतनाम एवं फिलीपींस देश आते हैं। ये आपके उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्षेत्र में आते हैं। जैसे आपके बर्मा, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम एवं फिलीपींस देश आ जाते हैं। अब इसमें आप क्या आते हैं कि विषुवत रेखा एवं सागर तट के जो दूर स्थित होने से यहाँ स्पष्ट दो मौसम एवं मौसमी प्रभाव अर्थात थोड़े संयम सूखा मौसम मिलता है। पवनें भी उसी के अनुसार चलती हैं। यहाँ के पूर्वी तट जो फिलीपीन एवं उत्तरी वियतनाम तट पर टाइफून का विध्वंसकारी प्रभाव एवं तूफानी मौसम बना रहता है। ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रदेश में इस प्रकार क्या होती हैं, यहाँ पे मौसमी जो टाइफून का विध्वंसकारी प्रभाव होता है वो इस प्रकार आपका बना रहता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो मौसम होता है वो दो प्रकार के मौसम पाते हैं। एक तो सूखा मौसम होता है और उसी
के अनुसार यहाँ की पौने भी चलती हैं। तो इसी अनुसार यहाँ पे ये जो टाइफून होता है, जो टाइफून चक्रवात होता है, ये आने का पूरा प्रलय मचाए रखता है। फिर आपका आता है तापमान। यहाँ की तापमान क्या है? हिमालय के पूर्वी छोर में हांगकांग तक सीधी रेखा खींचने पर उसके दक्षिण के भाग एवं उच्च कटिबंधीय मानसून की सीमा में आते हैं। यहाँ पर स्पष्ट ऋतु जो व्यवस्था पाई जाती है वो गर्मियों में थाईलैंड एवं बर्मा के अर्ध शुष्क आंतरिक भागों में औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस, दिन के तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री तक पहुँच जाता है। और तटीय भागों में तापमान जो है वो पूर्व से 28 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस में रंगून बैंकॉक के निकट 35 डिग्री सेल्सियस रहता है। और ऊंचे जो अराका, नोएमा एवं लाओस उत्तरी पश्चिम थाईलैंड के पर्वतीय भाग होते हैं, उसमें जो तापमान होता है वो 8 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे रहता है। और थाईलैंड में 2 माह दिसंबर और जनवरी में पाला गिरता है। और निम्न भागों में जैसे जो अनवर्तीय होते हैं, जैसे बर्मा, थाईलैंड में 2 माह में दिसंबर और जनवरी में पाला गिरता रहता है। तथा अन्य निम्न भागों में जो अंतर पर्वतीय होते हैं वो बर्मा एवं थाईलैंड के मैदान में तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के तापमान निकट 18 डिग्री सेल्सियस तक के आसपास रहता है। यानी कि 12 से 15 तक का मिनिमम बताया जाता है और जो मैक्सिमम है वो 18 डिग्री सेल्सियस तापमान आपका रहता है। फिर आपका आता है नेक्स्ट वायुदाब एवं हवाएं। किस प्रकार की वायुदाबें हैं और हवाएं कैसे चलती हैं? संपूर्ण दक्षिणी एशिया अरब महाद्वीप में दक्षिणी चीन सागर तट तक गर्मियों में सूर्य की किरण कर्क रेखा पर सीधी चमकने से तप्त हो उठती हैं और परिणाम स्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी शुष्क भागों एवं छोटा नागपुर के निकट तेजी से अप्रैल मई में भी भार इसका केंद्र बनते हैं। गर्मियों में अंतर्वर्तीय दक्षिणी, अब जो आपके दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो है वो वायुदाब विषुवतीय रेखा वायुदाब जो 1010 मिली बार के निकट से भी घटकर 925 से भी कम हो जाता है। और फलस्वरूप जून के प्रारंभ से तेजी से भारत के साथ बर्मा, थाईलैंड व वियतनाम में सागर की ओर से आर्द्र पवनें चलने लगती हैं। संभार रेखाएं जो निकट होने से उनकी जो गति है तेज होती है और दूर दूर तक अगले 4 से 6 महीनों तक की अच्छी वर्षा होती जाती है। सर्दियों के सूर्य के मकर रेखा की ओर बढ़ने के साथ साथ ही यहाँ पर विषुवत रेखीय से भी उच्च भार यानी कि 1013 के आसपास विकसित होने लगता है। उसके बाद फिर आपका आता है वर्षा। अब वर्षा जो है वो आपके दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्पष्ट 2 प्रकार की वर्षा वाले होते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर आपका आता है कि वर्ष भर वर्षा वाले क्षेत्र और सेकेंड में ग्रीष्मकालीन वर्षा वाले क्षेत्र। अब आपका आता है फर्स्ट नंबर कि वर्ष भर वर्षा वाले क्षेत्र से आपका आता है विषुवत रेखीय प्रदेश में वर्ष भर वर्षा सामान्य लक्षण, अतः हिंदेशिया एवं मलेशिया में वर्ष भर वर्षा होती है। और इसके साथ वियतनाम के पूर्वी तट पर उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाओं एवं बीच टाइफून के प्रभाव से वर्ष में 10 माह तक वर्षा होती रहती है। और दक्षिण के वियतनाम यानी कि टोकिन की खाड़ी व निकटवर्ती जो भाग होते हैं, जो पृष्ठवर्ती भागों में शुष्क मौसम जैसे अक्टूबर से मार्च के मध्य में इन भागों में 150 से 400 सेंटीमीटर से अधिक मध्य वर्षा होती है। सेकंड नंबर फिर आपका आता है उष्ण मानसून वाले ग्रीष्मकालीन में वर्षा वाले क्षेत्र जो होते हैं। जैसे आपका आता है उष्ण मानसून वाले प्रदेश में जो वर्षा ग्रीष्मकालीन में होती है, वर्षा की जो वितरण वायुदाब की स्थिति है वो समुद्री हवाओं के मार्ग में पर्वतों की दिशा में वृष्ट छाया प्रदेश आदि सम्मिलित कारणों से प्रभावित रहते हैं। और फिलीपींस में यदि मानसून जलवायु पाई जाए तो फिर भी इसकी द्वीपीय जो स्थिति होने के कारण पूर्वी तट में गर्मियों व पश्चिमी तट पर सर्दियों में वर्षा, इनकी जो द्वीपीय स्थिति होने के कारण पूर्वी तट पर गर्मियों में व पश्चिमी तट पर सर्दियों में वर्षा हो जाती है। और साथ ही पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में उत्तर मानसून जो है वो मानी कि मानसून काल में टाइफून के प्रभाव से एवं
पूर्व मानसून काल के पूर्वी व्यापारिक पवनों के तीव्र होने से अच्छी वर्षा हो जाती है और टाइफून से बीच बीच में अपार जन धन की हानि उठानी पड़ती है। और पूर्वी भाग में 200 से 250 सेंटीमीटर एवं पश्चिमी एवं आंतरिक भाग में 100 से 150 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। तो ये आपका वर्षण काल हो गया। तो इसी के साथ ये आपका था साउथ ईस्ट एशिया का दोस्तों आपका जो प्रश्न थे वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको कुछ और बताने का प्रयास करूँगा जो आपके पेपर में बहुत ही लाभदायक हो और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। अगली वीडियो में मैं आपको अभी तक साउथ ईस्ट एशिया का बताया है। साउथ ईस्ट एशिया में मैंने आपको हर तरीके के प्रश्न आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। वीडियो तक आप लोग जरूर इंतजार करिएगा दोस्तों, और अगली वीडियो में हम आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे नए प्रश्नों के साथ, नए मॉडल पेपर के साथ। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।